नक्शे पर जल्दबाजी में खींची गई एक लकीर, एक ऐसी लकीर जिसने एक वतन को दो हिस्सों में काट दिया, परिवारों को अलग कर दिया और हिंसा की ऐसी आग भड़काई जिसमें लाखों लोग जलकर राख हो गए। ये कहानी है बंगाल की, एक ऐसी जमीन की जो एक ऐसे जख्म से छलनी है जो लगभग 80 सालों से भरा नहीं है। एक ऐसा जख्म जो आज भी उसकी राजनीति के दिल में रिश्ता रहता है। 1947 में एक नक्शे पर एक लकीर खींची गई थी। एक झटके में पूरे उपमहाद्वीप में 1 करोड़ 20 लाख से 2 करोड़ के बीच लोग उजड़ गए। कुछ अनुमानों के अनुसार लगभग 1 करोड़ 50 लाख लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस अफरा तफरी में कुछ लाख से लेकर 20 लाख तक लोग मारे गए। ये कहानी है कैसे लगभग 80 साल पहले खींची गई वो लकीर आज भी बंगाल की राजनीति को परिभाषित कर रही है। हम विभाजन के उन अनसुने जख्मों, उसके बाद आए बड़े शरणार्थी संकट और कैसे इन सब ने उस उग्र राजनीतिक परिदृश्य को हवा दी जो आज राज्य की पहचान है, को उजागर करेंगे। इस जख्म से पहले एक जीवंत एकीकृत बंगाल था। 20वीं सदी की शुरुआत में बंगाल ब्रिटिश भारत का बौद्धिक और सांस्कृतिक केंद्र था। ये कवियों और क्रांतिकारियों की भूमि थी, जहां उपजाऊ मैदानों में चावल और जूट की खेती होती थी और जहां एक जटिल आपस में गुथा हुआ समाज था जिसमें हिंदू और मुस्लिम सदियों से एक दूसरे के साथ रहते थे। कलकत्ता ब्रिटिश साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर, एक हलचल भरा महानगर था, वाणिज्य, शिक्षा और राजनीतिक जागृति का केंद्र। लेकिन सतह के नीचे जमीन हिल रही थी। फुट डालो और राज करो के माहिर अंग्रेजों ने 1905 में ही तथाकथित प्रशासनिक दक्षता के लिए बंगाल का विभाजन करके इसका प्रयास किया था। इस पहले विभाजन ने हालांकि भारी विरोध के बाद 1911 में इसे रद्द कर दिया गया। एक गहरा मनोवैज्ञानिक घाव छोड़ दिया था। इसने सांप्रदायिक राजनीति के बीज बो दिए थे। दोनों समुदायों को यह दिखा दिया कि उनकी राजनीतिक किस्मत उनकी धार्मिक संख्या से जुड़ी हो सकती है। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग जैसे समूहों ने पकड़ बनानी शुरू कर दी, जिससे आपसी संदेह की भावना बढ़ने लगी। 1947 से पहले के अंतिम वर्ष एक बारूद के ढेर की तरह थे जो एक चिंगारी का इंतजार कर रहा था। 1943 का बंगाल का भीषण अकाल, जो एक मानव निर्मित आपदा थी, इसमें लाखों लोग मारे गए थे, ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने बाने को पहले ही तोड़ दिया था। फिर अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग के डायरेक्ट एक्शन डे के आह्वान ने कलकत्ता को हिंसा के एक अभूतपूर्व बवंडर में धकेल दिया। ग्रेट कलकत्ता किलिंग आने वाले नरसंहार का एक भयानक पूर्वालोकन था। दिनों तक शहर की सड़कें खून से सनी रही क्योंकि पड़ोसियों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। सांप्रदायिक नरसंहारों की एक क्रूर लहर में हजारों लोग मारे गए। कलकत्ता में शुरू हुई हिंसा जल्द ही नौखावली और बिहार तक फैल गई, ये साबित करते हुए कि एक साझा भाषा और संस्कृति के बंधन राजनीतिक घृणा के सामने दुखद रूप से कितने नाजुक थे। एक संयुक्त स्वतंत्र बंगाल का सपना अपनी ही राजधानी की सड़कों पर एक हिंसक मौत मर रहा था। मंच तैयार था, कलम एक ऐसी लकीर खींचने के लिए तैयार थी जिसमें वापसी का कोई रास्ता नहीं था। यह भारी विनाशकारी काम जिस आदमी को सौंपा गया वो एक ब्रिटिश वकील था जिसका नाम सर सिरिल रेडक्लिफ था। उसने पहले कभी भारत में कदम नहीं रखा था। वो इसकी भूगोल, इसकी संस्कृति या उन समुदाय के जटिल जाल के बारे में बहुत कम जानता था जिसे वो चीरने वाला था। पुराने नक्शे और गलत जनगणना के आंकड़ों से लैस उसे भारत के 2 सबसे बड़े प्रांतों पंजाब और बंगाल को विभाजित करने वाली रेखाएं खींचने के लिए सिर्फ 5 सप्ताह दिए गए थे। इस उन्मादी, लगभग आकस्मिक जल्दबाजी के घातक परिणाम होने वाले थे। रेडक्लिफ लाइन, जैसा कि इसे जाने लगा, बेतुकेपन और क्रूरता का एक अध्ययन थी। इसने गांवों, नदियों और यहां तक कि घरों को भी काट दिया, जिससे एक घर का एक हिस्सा भारत में और दूसरा नवनिर्मित पूर्वी पाकिस्तान में रह गया। तर्क सरल माना गया था, मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान में जाएंगे और हिंदू बहुल क्षेत्र भारत। लेकिन बंगाल में जहां समुदाय बहुत मिले जुले थे, यह क्रूर अति सरलीकरण था। चटगांव हिल ट्रैक्ट्स, लगभग 98% गैर मुस्लिम स्वदेशी आबादी वाला क्षेत्र इनएक्सप्लिकेबली पाकिस्तान को दिया गया। समृद्ध हिंदू बहुल जिले खुलना का भी यही हश्र हुआ। इस बीच मुस्लिम बहुल जिलों मुर्शिदाबाद और मालदा को भारत को सौंप दिया गया, जिसमें भ्रम और फिर निराशा पैदा हुई। 15 अगस्त 1947 को आधिकारिक स्वतंत्रता के कई दिनों बाद तक कई शहरों को यह भी नहीं पता था कि वे किस देश के हैं, क्योंकि अंतिम निर्णय 17 अगस्त तक गुप्त रखा गया था। जब अंततः लाइनों की घोषणा की गई
तो विस्फोट तत्काल हुआ। पिछले 1 साल से सुलग रही हिंसा एक पूर्ण विकसित आग में बदल गई। बंगाल का विभाजन पंजाब से अलग था। जहां पंजाब में भयानक हिंसा के बीच आबादी का एक तेज भयानक आदान प्रदान हुआ, वहीं बंगाल की त्रासदी एक धीमा रिश्ता हुआ खून था जो दशकों तक जारी रहना था। इसकी शुरुआत विस्थापना की बाढ़ से हुई। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। विभाजन के बाद 1951 तक पूर्वी बंगाल से लगभग 25 लाख शरणार्थी भारत में दर्ज किए गए, जिनमें से 20 लाख से अधिक पश्चिम बंगाल में बस गए। बंगाल के लिए ये एक अकेली घटना नहीं थी, बल्कि एक लंबे समय तक चलने वाले पलायन की शुरुआत थी। पहली लहर उन लोगों की थी जिनके पास पैसा और संपर्क थे, यानी उच्च और मध्यम वर्ग जो कलकत्ता में अपनी जगह बना सकते थे। लेकिन लाखों गरीब किसानों, विशेष रूप से निचली जातियों के लिए चुनाव पीड़ादायक था। छोड़ने का मतलब था अपने पूर्वजों की भूमि को छोड़ना, उनकी आजीविका एकमात्र स्रोत। रहने का मतलब था एक नए अनिश्चित राष्ट्र में एक कमजोर अल्पसंख्यक के रूप में रहना। जैसे जैसे हिंसा, जबरन, धर्मांतरण और अपहरण की खबरें आने लगी, डर लगाव पर हावी हो गया। अनगिनत परिवार अपने साथ ले जा सकने वाले सामान के अलावा कुछ भी नहीं लेकर पश्चिम बंगाल की ओर एक हताश यात्रा पर निकल पड़े। एक ऐसे भविष्य की ओर जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे, और एक ऐसे अतीत को पीछे छोड़ गए जो उनकी आंखों के सामने मिटाया जा रहा था। यह सफर नरक की एक लंबी यात्रा जैसा था। लाखों लोग जो अचानक राज्यविहीन हो गए थे, नई सीमा पार कर पश्चिम बंगाल में आ गए। वे पैदल खतरनाक रूप से भरी हुई ट्रेनों में और जर्जर नावों पर आए। निराशा की एक मानवीय लहर। इस समय की व्यक्तिगत कहानियां एक भयावह तस्वीर पेश करती है। एक बुजुर्ग महिला याद करती हैं कि कैसे सीमा पार करते समय उसके छोटे भाई के मुंह में एक कपड़ा ठूंस दिया गया था। उसके माता पिता को डर था कि उसके रोने की आवाज से हिंसक भीड़ को उनको पता चल जाएगा। वो आज भी उसका छोटा चेहरा देख सकती है, जो लाल और सांस के लिए हाँफ रहा था। ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, ये लाखों व्यक्तिगत त्रासदियां थी, जिनमें से प्रत्येक नुकसान का एक ब्रह्मांड था। विभाजन ने सिर्फ एक सीमा नहीं बनाई, इसने एक नई राजनीतिक हकीकत को जन्म दिया। पश्चिम बंगाल में आए लाखों हिंदू शरणार्थी एक भटके हुए लोग थे, बेदखल, आघातग्रस्त और क्रोधित। उन्होंने कांग्रेस सरकार द्वारा खुद को त्यागा हुआ महसूस किया, जिसे वो उनकी रक्षा करने में विफल और उनके जीवन के पुनर्निर्माण में मदद करने में अक्षम मानते हैं। इसने एक नई, अधिक कट्टरपंथी राजनीति के जड़ पकड़ने के लिए उपजाऊ जमीन तैयार की। कम्युनिस्ट पार्टी, जिसने विभाजन का विरोध किया था, को शरणार्थियों के बीच एक तैयार और ग्रहणशील दर्शक मिले। कम्युनिस्ट जमीन पर थे, जबकि सरकार लाल फीताशाही में फंसी हुई थी। पार्टी के सदस्य शरणार्थियों शिविरों और कॉलोनियों में सक्रिय थे, राहत का आयोजन कर रहे थे, शरणार्थियों के गुस्से को आवाज दे रहे थे और उन्हें एक मंच दे रहे थे। उन्होंने वर्ग संघर्ष की भाषा बोली जो उन लोगों के साथ प्रतिध्वनित हुई जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था। उन्होंने शरणार्थियों की पीड़ा को सिर्फ सांप्रदायिक घृणा के परिणाम के रूप में नहीं, बल्कि शासक वर्ग की विफलता के रूप में प्रस्तुत किया। पश्चिम बंगाल में 1950 और 60 के दशक को इस शरणार्थी ईंधन वाले राजनीतिक आंदोलन द्वारा परिभाषित किया गया था। कम्युनिस्टों ने 1953 में ट्रॉम किराया वृद्धि विरोधी आंदोलन जैसे बड़े विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया, जिसने शहरी गरीबों और शरणार्थी जनता को एक साथ ला दिया। शरणार्थी कॉलोनियां वामपंथियों के गढ़ बन गई। 1952 के पहले आम चुनाव तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई राज्य में मुख्य विपक्ष बन चुकी थी। राजनीतिक परिदृश्य अब सत्तारूढ़ कांग्रेस और उभरते वामपंथ के बीच दो तरफा लड़ाई थी। इस युग ने बंगाली हिंदू समाज के भीतर एक गहरे सांस्कृतिक और सामाजिक विभाजन को भी बढ़ते देखा। घोटी बनाम बंगाल का विभाजन। घोटी पश्चिम बंगाल के मूल निवासी थे, जबकि बंगाल पूर्व के शरणार्थी थे। ये सिर्फ भूगोल से ज्यादा था, ये संस्कृतियां, बोलियां और यहां तक कि भोजन का टकराव था। घोटी अक्सर आने वाले बंगालों को असंस्कृत और अपने संसाधनों पर बोझ के रूप में देखते थे। बंगाल बदले में महसूस करते थे कि घोटी उनका स्वागत नहीं कर रहे हैं और वे अभिजात थे। ये प्रतिद्वंदा हर जगह देखी जाती थी। शादियों के विज्ञापनों से लेकर घोटी समर्थित मोहन बगान और बंगाल समर्थित ईस्ट बंगाल क्लब के बीच के प्रसिद्ध फुटबॉल मैचों तक। लेकिन चुटकुलों और प्रतिद्वंदियों के नीचे वास्तविक राजनीतिक तनाव था। बंगाल खुद को बाहरी महसूस करते हुए उन राजनीतिक ताकतों की ओर आकर्षित हुए जिन्होंने उनके कारण का समर्थन किया, जिससे वामपंथ का समर्थन आधार और भी मजबूत हो गया। लेकिन वामपंथ और शरणार्थियों के बीच के रिश्ते में अपने ही काले विश्वासघात थे।
1977 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे के सत्ता में आने के बाद दंड कारनाय शिविरों में भेजे गए कई शरणार्थी ये सोचकर पश्चिम बंगाल लौटने लगे कि नई सरकार उनका स्वागत करेगी। उनमें से लगभग 40,000, जिनमें ज्यादातर निचली जाति के दलित थे, सुंदरबन के मरीच झापी द्वीप पर बस गए और निर्जन मैंग्रोव जंगलों को खेतों, मत्स्य पालन और स्कूलों के साथ एक संपन्न बस्ती में बदल दिया। लेकिन वाम मोर्चा सरकार, जिसने कभी उनके लिए लड़ाई लड़ी थी, अब उन्हें एक संरक्षित वन अभयारण्य पर अवैध कब्जाधारी के रूप में देखती थी। इसके बाद जो हुआ वो पश्चिम बंगाल के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। जनवरी 1969 में सरकार ने द्वीप पर भोजन, पानी और चिकित्सा आपूर्ति को काटते हुए एक आर्थिक नाकाबंदी लगा दी। 31 जनवरी को पुलिस ने कथित तौर पर बसने वालों पर गोलियां चलाई। महीनों तक शरणार्थियों को भूखा रखकर समर्पण के लिए मजबूर किया गया। मई में सरकार ने एक अंतिम क्रूर बेदखली शुरू की। प्रत्यक्षदर्शी भयानक हिंसा की बात करते हैं, जिसमें भागते हुए शरणार्थियों की नावों को टक्कर मारकर डुबो दिया गया और लोगों को गोली मार दी गई। आधिकारिक मृत्यु का आंकड़ा अभी भी विवादित है, लेकिन जीवित बचे लोगों का अनुमान सैकड़ों से हजारों तक है। मरीच झापी नरसंहार एक क्रूर याद दिलाता था कि कई शरणार्थियों के लिए उनकी पीड़ा एक राजनीतिक उपकरण थी, जिसे पार्टियां द्वारा सुविधा होने पर इस्तेमाल किया जाता था, और जब यह सुविधाजनक नहीं होता था तो फेंक दिया जाता था। 1947 के भूत बंगाल से कभी नहीं गए। विस्थापना का सदमा, शरण की राजनीति और विभाजन द्वारा खोली गई सांप्रदायिक दरारें राज्य के उग्र राजनीतिक परिदृश्य को परिभाषित कर रही थी। लगभग 80 साल पहले खींची गई रेखाएं सिर्फ एक नक्शे पर नहीं है, वे लोगों के दिमाग में खुदी हुई है और हर चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा फिर से खींची जाती है। आज इस इतिहास की सबसे सीधी गूंज नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी पर तीखी बहस है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के लिए सीएए को विभाजन के सताए हुए हिंदू शरणार्थियों से किए गए एक ऐतिहासिक वादों को पूरा करने के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों के लिए नागरिकता का मार्ग प्रदान करता है। यह कहानी सीधे तौर पर उन हिंदू परिवारों की गहरी शिकायतों से जुड़ती है जो पूर्वी पाकिस्तान से भागकर आए थे और दशकों से कानूनी अनिश्चितता में जी रहे थे। ये एक शक्तिशाली भावनात्मक अपील है, अंतिम समाधान का एक वादा। लेकिन सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस टीएमसी और उसकी नेता ममता बनर्जी के लिए सीए और एनआरसी खतरनाक राजनीतिक उपकरण है, जो वास्तविक नागरिकों, विशेष रूप से मुसलमानों को मताधिकार से वंचित करने के लिए डिजाइन किया गया है। टीएमसी की बयानबाजी डिटेंशन कैंपों का डर पैदा करती है और चेतावनी देती है कि यह प्रक्रिया राज्य विहीनता की एक नई लहर पैदा कर सकती है। यह राजनीतिक लड़ाई विभाजन की विरासत की सीधी निरंतरता है। एक पक्ष हिंदू शरणार्थियों के साथ किए गए एक ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने की बात करता है, जबकि दूसरा धर्म के आधार पर एक नए विभाजन को रोकने की बात करता है। आज के नारे और डर 1947 की अराजकता की सीधी गूंज है। यहां तक कि घोटी बंगाल सांस्कृतिक विभाजन का भी चतुराई से राजनीतिकरण किया गया है। बीजेपी बंगाल में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश में अक्सर खुद को बंगाल हिंदू शरणार्थियों और उनके वंशजों की पार्टी के रूप में स्थापित करती है। वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आह्वान करते हैं, जो एक बंगाली हिंदू राष्ट्रवादी नेता थे, जिन्होंने हिंदुओं के लिए एक मातृभूमि के रूप में पश्चिम बंगाल बनाने के लिए प्रांत के विभाजन के लिए लड़ाई लड़ी थी। ऐसा करके वे उनकी विरासत का दावा करने और राजनीतिक संघर्ष के एक शक्तिशाली इतिहास वाले समुदाय को एकजुट करने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर टीएमसी बीजेपी को हिंदी भाषी हृदय भूमि के बाहरी लोगों की पार्टी के रूप में चित्रित करती है, जो बंगाल पर एक विदेशी संस्कृति थोपने की कोशिश करती है। ये अंदरूनी बनाम बाहरी की कहानी एक मजबूत क्षेत्रीय पहचान वाले राज्य में एक शक्तिशाली उपकरण है। ये सांस्कृतिक परिवर्तन के बारे में पुरानी घोटी चिंताओं पर खेलता है, जबकि सभी बंगालियों, घोटी और बंगाल को एक कथित बाहरी खतरे के खिलाफ एक बैनर के नीचे एकजुट करने की कोशिश करता है। आज पश्चिम बंगाल में राजनीति की भाषा विभाजन की शब्दावली में डूबी हुई है। शरणार्थी, घुसपैठिया, नागरिक और बाहरी जैसे शब्द सिर्फ राजनीतिक शब्द नहीं है, वे लगभग एक सदी के ऐतिहासिक दर्द, स्मृति और आघात से भरे हुए हैं। कोलकाता की सड़कों और बंगाल के गांवों में लड़ी जाने वाली चुनावी लड़ाइयां कई मायने में एक ऐसी बहस की निरंतरता है जो रेड क्लिफ लाइन के खींचने के साथ शुरू हुई थी। 1947 में कलम की एक लापरवाही लकीर से लेकर 21वीं सदी की जोशीली राजनीतिक रैलियों तक बंगाल की कहानी एक स्पष्ट अनुस्मारक है कि इतिहास खत्म नहीं हुआ है। यह एक जीवित
सांस लेने वाली चीज है। विभाजन का अनुसना घाव राज्य की घाव की परिभाषित राजनीतिक विशेषता बन गया है। शरणार्थियों की भारी बाढ़ ने अस्थायी रूप से इसकी जनसंख्या को बदल दिया और एक कट्टरपंथी वामपंथी आंदोलन के बीज बोए जो दशकों तक शासन करेगा। उस विस्थापना के आघात ने एक शक्तिशाली राजनीतिक समूह बनाया जिसके डर और सपनों पर आज भी राजनीतिक दल जमकर लड़ते हैं। बंगाल को विभाजित करने वाली लकीर ने सिर्फ 2 क्षेत्र नहीं बनाए, इसने संघर्ष की एक अस्थायी स्थिति पैदा की। हम बनाम वे की एक विरासत जिसे दशकों से नया रूप दिया गया है और फिर से ब्रांड किया गया है। पहले ये हिंदू बनाम मुस्लिम था, फिर ये घोटी बनाम बंगाल बन गया, फिर वाम बनाम दक्षिण, और आज ये नागरिकता, पहचान और इस विचार पर एक जटिल लड़ाई है कि बंगाल में कौन है। 1947 में जलाई गई आग भी कभी नहीं बुझी, वे केवल सुलगती रही, राजनीतिक अवसर की हवाओं का इंतजार करती रही ताकि उन्हें फिर से भड़काया जा सके। बंगाल की कहानी इस तथ्य का एक शक्तिशाली दुखद प्रमाण है कि जब आप एक वतन के बीच एक लकीर खींचते हैं तो खून बहना पीढ़ियों तक जारी रह सकता है। विभाजन का इतिहास लाखों व्यक्तिगत कहानियों से भरा है और कई अभी भी सुनाए जाने की प्रतीक्षा कर रही है। यदि आपकी परिवार के पास इस अवधि की कोई कहानी है तो कृपया इसे नीचे टिप्पणी में हमारे साथ साझा करें। ये यादें हमारे साझा इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यदि आपको ये विश्लेषण ज्ञानवर्धक लगा तो कृपया उन घटनाओं में और गहरे गोता लगाने के लिए सब्सक्राइब करें जो हमारी दुनिया को आकार देना जारी रखती है। देखने के लिए धन्यवाद।